नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे लहासा की ओर नामक पाठ को। लहासा की ओर पाठ एक यात्रा वृतांत है और आज हम इस यात्रा वृतांत का भाग 1 समझेंगे। अब यात्रा वृतांत समझने से पहले जरा मुझे ये बताइए कि क्या आपने कुछ यात्राएं की हैं? क्या आपके उन यात्राओं से जुड़े हुए कुछ अनुभव हैं? आपने अपनी दादी नानी के शहर या गांव की यात्रा तो जरूर की होगी, या कुछ एक ऐसी जगह होगी जहां पर यात्रा करना आपका सपना होगा। तो चलिए आज हम यात्रा करते हैं एक ऐसी जगह की जिसको कहा जाता है दुनिया की छत। आखिर वो कौन सी जगह है जिसको दुनिया की छत कहा जाता है? वह जगह है तिब्बती पठार। तो आज हम इस पाठ के जरिए तिब्बत की यात्रा पर चलेंगे, क्योंकि लहासा तिब्बत की राजधानी है। अब कैसे चले तिब्बत की यात्रा पर? तो हम मदद लेंगे अपने यायावर लेखक राहुल सांकृत्यायन जी की, जो कि घुमक्कड़ थे, यानी कि यायावर थे, जिन्होंने घुमक्कड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु कहा। लेकिन उनका घूमने के पीछे मनोरंजन के साथ साथ एक और उद्देश्य था कि नए जगहों का नया ज्ञान प्राप्त करना। इस यात्रा में उनकी मदद की थी सुमति प्रज्ञ ने। अब सुमति प्रज्ञ का वास्तविक नाम है लोब्संग शेरप। अब लोब्संग शेरप का मतलब होता है बुद्धिमान। तो राहुल जी ने बोलने में सुविधा के लिए उन्हें सुमति प्रज्ञ के नाम से पुकारा है। सुमति प्रज्ञ एक बौद्ध भिक्षु, मंगोल भिक्षु थे। भिक्षु कौन होता है? कोई सन्यासी या फिर गुरु। तो जो बौद्ध भिक्षु हैं सुमति जी, उनको मिले थे बोध गया में। तो वहां से इन दोनों की जानकारी हो गई थी, दोनों एक दूसरे के जानकार बन गए थे। तो सुमति जी इस यात्रा में राहुल जी के साथ एक गाइड की तरह रहे थे। अब चलते हैं अपने पाठ की तरफ। अब ये पाठ शुरू होता है वह से। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये रास्ता है यालेप नामक रास्ता। या लेप। तो ये रास्ता जो है अब मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की सभी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। फरी है तिब्बत में एक जगह। कलिंगपोंग कहाँ पर है? कलिंगपोंग है भारत में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में। तो बाद में तो ये रास्ता खुल गया था, लेकिन 1929-30 में जब राहुल जी ने ये पहली तिब्बत यात्रा की थी तब ये वाला रास्ता नहीं खुला था। और ये रास्ता भारत और तिब्बत के बीच मुख्य व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से बहुत व्यापार होता था। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। कौन सा रास्ता? यालेप वाला रास्ता। अब हमें थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा कि यहाँ पर चीनी चौकियां क्यों बनी हुई हैं, क्यों है यहाँ पर फौजी किले। देखिए, जो चीन है वो तिब्बत के भूभाग पर हमेशा अपने प्रभुत्व स्थापित करता रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आज तिब्बत पर चीन ने पूरी तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, यानी कि अपने नियंत्रण में ले लिया है। लेकिन 1912-13 में एक तिब्बती क्रांति हुई थी, जिसमें तिब्बतियों ने चीन को अपने क्षेत्र से भगा दिया था। तो इसी वजह से वहां पर जो उस समय कुछ चीनी किले या फौजी चौकियां बनी थी, अब वो खाली हैं। तो जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। अब लेखक यात्रा कर रहे हैं नेपाल के काठमांडू से होते हुए, उनको लहासा जाना है। हम इस पूरी यात्रा के मजे साथ साथ लेंगे लेखक के। तो देखिए, दुर्ग के किसी भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। अब लेखक और सुमति जी एक परित्यक्त चीनी किले में ठहरे। परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ। किनके द्वारा छोड़ा हुआ? चीनी सिपाहियों या फौजियों के द्वारा छोड़ा हुआ किला। वहां पर वो ठहर गए। अब उन्होंने एक बात बताई कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। तो उन्होंने वो वाली आराम की बातें बताई। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले वो तिब्बत के समाज के बारे में बताते हैं। तिब्बत में जाति पाति नहीं है, छुआछूत का तो सवाल ही नहीं है, और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से भीतर नहीं आने देते। ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल घर के अंदर भी जा सकते हैं, यानी कि घर में आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं है। बेशक आने वाला आगंतुक चाहे कोई अपरिचित ही क्यों ना हो।
चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हैं, यानी कि आपको वो घर के लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, तब भी आप घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। तो जो घर में महिला मौजूद है उसको आप चाय दे दीजिए। वो क्या करेगी चाय का, उसको पका देगी। उसके बाद मक्खन सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली रंग की चाय की बनाकर आपको मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको तिब्बत में खोटी कहा जाता है, टोटीदार मतलब नली नुमा बर्तन में डाल करके दे देगी। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। इसके बाद लेखक यह भी बताते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पूरा नमक और मक्खन इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आप घर के अंदर जाकर खुद अपने सामने भी नमक मक्खन डलवा सकते हैं। तो हमने देखा तिब्बती चाय को, समझा, और इस तिब्बती चाय को कहा जाता है पोचा। हमने तिब्बती चाय बनाने की विधि भी जान ली। तो आज हम इस तिब्बती चाय को बनाने का भी प्रयास करने वाले हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। अब ये राहदारी क्या होती है? राहदारी एक तरीके का परमिट है, यानी कि एक तरीके का अनुमति पत्र है जो वहां के क्षेत्र के मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया जाता है, उनकी मुहर लगी होती है। अब ये बहुत जरूरी होता है, ये एक प्रमाण होता है कि यह आदमी सही है और इसको यात्रा करने की अनुमति है। तो एक पर्चियों में होता है, यानी कि वो चिट रूप में होता है। सुमति जी के पास और राहुल जी के पास अपनी अपनी चिट थी, दोनों ने वो दोनों चिट उसको दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला जो है वो तिब्बती सीमा का एक स्थान है। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में। थोड़ा हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, अभी जो पहली यात्रा उन्होंने की वो है 1929 में, जब 5 साल बाद उन्होंने दूसरी यात्रा की वो की थी 1934 में। तो राहुल जी कहते हैं कि जब हम 1934 में दोबारा यात्रा कर रहे थे तो वो एक भद्र यात्री के वेश में कर रहे थे, यानी कि उन्होंने कपड़े भी अच्छे पहने थे, भिखारियों वाले कपड़े नहीं थे, बातचीत भी अच्छे ढंग से कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, लोगों ने उनको संदेह की दृष्टि से देखा। इसी कारण किसी ने भी उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी और गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। तो जब एक गरीब झोपड़े में ठहरे, ये बात है 1934 की। अब लेखक बताते हैं कि वहां के लोग शाम के वक्त छंग पीकर, छंग एक प्रकार का मद्य पदार्थ है, यानी कि शराब है, और इसको पीकर लोग बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हम सबसे विकट डांडा थोंगला पार करने वाले थे, यानी कि अब उनको एक विकट डांडा, सबसे भयानक डांडा थोंगला पार करना है। तो बिल्कुल होगा, देखिए इसके नाम के साथ ही ला जुड़ गया, थोंगला। ला का मतलब होता है दर्रा। तो पहाड़ों पर जो बहुत ही संकरे और दुर्गम रास्ते हैं उन्हें कहा जाता है ला। तो इस जगह का नाम है थोंगला और ये है बड़ी ही खतरे की जगह। थोड़ा हम थोंगला के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि हमने तिब्बती समाज के बारे में क्या क्या समझा। क्या वहां पर जाति प्रथा है? क्या वहां पर औरतें पर्दा करती हैं? क्या वहां पर ऐसा है कि चाय सब अपना सामान दे तो वहां पर चाय भी बनकर तैयार होकर आ जाती है? तिब्बती चाय को क्या कहते हैं? तिब्बती चाय कैसे बनती है? लेखक और सुमति प्रज्ञा का छद्म रूप, यानी कि उन्होंने कौन सा बनावटी रूप अपनाया था, एक भिखारी का अपनाया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि थोंगला क्यों भयानक है, क्यों खतरनाक है। ऊंचाई पर तो है ही, साथ में वहां पर डाकुओं का भय है और हथियार कानून तो वहां पर है ही नहीं। तो डांडे जो होते हैं, यानी कि जो ये ऊंची जमीन होती है, ये ऊंची जगह होती है, तिब्बत में बहुत खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा ही नहीं जा सकता है। और डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह है, बड़े निर्जन इलाके हैं, वहां कोई होता ही नहीं है। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन सुनसान निर्जन रास्तों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। कितनी खतरे की जगह है ये। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर क्योंकि हथियार कानून नहीं है, हथियार का कानून ना होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते। जैसे लाठी लेने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लोग पिस्तौल और बंदूक को अपने साथ रखते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। ये जानकारी उन्हें मिली। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, यानी कि दया करो कहने लगते।
तो कोई भी उनको अपरिचित देखता, हो सकता है कोई डाकू ही होता, वो सोचता है खुद ही इतना दीनहीन है, इसे मैं क्या परेशान करूं या क्या कहूं। तो इस वजह से भी राहुल जी ने अपना रूप एक भिखारी का बनाया था। तो देखते हैं कि लेखक को भिखारी रूप का क्या लाभ मिला। 1929 में एक तो उनको ठहरने की जगह आसानी से मिल गई थी, दूसरी बात थी कि उनकी डाकुओं से भी सुरक्षा हो गई थी। तो आज हमने समझा तिब्बत के समाज को, संस्कृति को, भूगोल को, इतिहास को। तो आप करेंगे यह सब अभ्यास कार्य और तब तक मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। धन्यवाद।